नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जिन बिंदु को हम पढ़ रहे हैं वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं, जो पर्यावरण की समस्या है वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है और हमें जानना जरूरी है कि ये पर्यावरणीय समस्याएं किन कारणों से होती है और इनको दूर करने के लिए हम कौन से उपाय अपना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि अम्लीय वर्षा है वो हमारे सभी सेक्टर्स को प्रभावित कर रही है। इसमें यह वनस्पतियों को प्रभावित करती है, यह जल स्रोतों को प्रभावित कर रही है, जलीय व स्थलीय जीवों को प्रभावित कर रही है, मृदा को प्रभावित कर रही है, मृदा के साथ साथ कृषि फसलों को प्रभावित कर रही है और इन सब के प्रभाव से ये मनुष्य को भी क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए जितने भी कार्बनिक गैसें हैं उनके उत्सर्जन पे रोक लगाने या उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए भी हमने उपाय ढूंढे थे। तो हमें जानकारी होगी कि प्रॉब्लम किस कारण से आई है, तभी उसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। आज जो अगली पर्यावरणीय समस्या है, हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है विद्यार्थी? हम जानते हैं हरित गृह जो है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये क्या होता है। हम प्रभाव को बाद में जानेंगे। एक बार हरित गृह क्या है, हरित गृह के लिए बता दूं आपको कि शीत प्रदेशों में जो उष्णकटिबंधीय जो फल फूल इसके उत्पादन के लिए एक ग्लास हाउस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक ग्लास हाउस बनाया जाता है। इस ग्लास हाउस के आंतरिक भाग में CO2 का लेप होता है। CO2 किस प्रकार की? हरी गैस है। कैसी है? हरी गैस है। CO2 का लेप होता है। अब जो CO2 है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये CO2 इस प्रकार की गैस है जो सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देती है, ताप हो गया, और जो पृथ्वी का भाग है जो जिन किरणों का अवशोषण करता है और फिर उत्सर्जन करता है ताप का, तो ये हो गई पार्थिव किरणें। पहले भी मैंने आपको बताया था, सभी में यही है, पार्थिव किरणें जाने से रुक जाती है। इस कारण से इस ग्लास हाउस में टेम्परेचर है वो बाहरी टेम्परेचर की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है और वो उन फसलों के लिए क्या है? लाभदायक होता है। ये तो एक उपाय है शीत प्रदेशों के अंदर उष्ण जो वनस्पति है उसके उत्पादन का, लेकिन वर्तमान विश्व की बात करें तो पूरा विश्व ही क्या बन चुका है? हरित गृह बन चुका है। पूरा विश्व ही क्या बन चुका है? हरित गृह बन चुका है। कैसे बन चुका है इसकी बात करें
तो हम कार्बनिक गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन कर रहे हैं। सर्वाधिक क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। किसके माध्यम से? उद्योगों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से, जीवाश्म ईंधनों के दहन के माध्यम से हम कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब इन कार्बनिक गैसों में CO2 है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बनिक गैसें हैं वो इस वातावरण, और मेथेन है। ये जो कार्बनिक गैसें हैं ये इस वातावरण में फैलती है। वातावरण में फैलने के बाद अब सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, सॉरी जो भी किरणें हैं जिसे लघु तरंग बोलते हैं, शॉर्ट वेव्स, वो तो आ जाती है पृथ्वी पे। जबकि पृथ्वी की जो लॉन्ग वेव है, जो दीर्घ तरंगे हैं, ये बाहर नहीं जा पाती है और ये कहाँ रुक जाती है? हमारे वायुमंडल में। और वायुमंडल के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि कार्बनिक गैसों के कारण वायुमंडलीय ताप में निरंतर जो वृद्धि हो रही है, वायुमंडलीय ताप में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? हरितगृह प्रभाव। कार्बनिक गैसों के माध्यम से या कारण वायुमंडलीय ताप में जो निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, ये निरंतर जो वृद्धि है यही क्या है? आपकी किसकी? वायुमंडलीय ताप की निरंतर वृद्धि क्या है? हरितगृह प्रभाव है। क्या है? हरितगृह प्रभाव है। और मैंने एक उदाहरण जो आपका है ग्रीन हाउस, इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अब कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से ये आपकी कार्बनिक गैसें बढ़ रही है? कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से आपकी कार्बनिक गैसें बढ़ रही है? तो पहला ही कारण आपके सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उद्योगों में वृद्धि। उद्योगों में जो वृद्धि हो रही है, यानी औद्योगिकरण हो रहा है। इस औद्योगिकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं शक्ति के साधनों के रूप में? कोयले का करते हैं या पेट्रोलियम का करते हैं। तो ये उपयोग हम करते हैं, तो इन दोनों के ही कारण क्या होता है? आपके कार्बनिक जो पदार्थ है, कार्बनिक गैसें हैं, उनका उत्सर्जन होता है। और यह कार्बनिक गैसें वातावरण में हरितगृह प्रभाव के रूप में अपना प्रभाव इस वायुमंडल पे डालती है। देखो, कार्बन जो है या कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये जो अंश है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक परिवर्तनशील गैस है। कैसी है? परिवर्तनशील गैस है। और यह वायुमंडल में लगातार क्या है? परिवर्तन। वैसे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ठीक है, तो ये जितना उत्सर्जन होगा उतनी क्या है? परिवर्तित हो सकती है। दूसरी बात करें तो उद्योगों में जो वृद्धि है, जो पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है, उसके कारण उद्योगों में जो वृद्धि है वो तो हो ही रही है। और उद्योगों में वृद्धि के कारण क्या है? आपकी कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा कारण है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र को व्यवस्थित रखने वाले थे, उनका भी हम क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। कौन? वनों का हम क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर, वन किस प्रकार से कार्बनिक गैसों के चक्र को सही रख रहे थे? तो वन है वो अपना, मतलब पेड़ जो है अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बढ़ाने में पेड़ क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हैं। कौन सा? ग्लूकोज शर्करा C6H12O6। ये आपकी ग्लूकोज शर्करा बनती है और ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है। कब? जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अब पेड़ पौधे भोजन बनाते थे जब पेड़ पौधे काफी मात्रा में थे, वनों का विनाश नहीं हो रहा था, कार्बनिक उत्सर्जन हो रहा था, तो वायुमंडल में जो व्याप्त कार्बनिक पदार्थ थे उन कार्बनिक गैसों का ये पेड़ पौधे उपयोग कर लेते थे। किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है। अब क्या है कि वृक्षों की कटाई अत्यधिक बढ़ गई और साथ ही साथ वनों का विनाश बढ़ गया, तो ये कार्बनिक गैसें हैं उसका यूज तो हो गया कम, और वो भाई यूज कम हो गया लेकिन उत्सर्जन तो होना बंद थोड़ी हो गया। भाई कार्बनिक गैस है, इनका यूज कौन कर रहे थे? वन कर रहे थे। अब वो वन नहीं रहे या कम हो गए तो इनका यूज कम हो गया, लेकिन कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन तो बढ़ा हुआ ना। अब वो जो निकलेगी वो तो वातावरण में रहेगी, और वातावरण में रहेगी तो क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो उद्योगों में वृद्धि तो लगातार है, लेकिन वनों का जो विनाश हो रहा है वो कार्बनिक गैसों की जो एक सही रूपरेखा थी उसको क्या करता है? नष्ट कर रहा है। वो एक चक्र था, वो क्या हो गया है? विखंडित हो गया है, जिससे कार्बनिक गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है। कब क्यों बढ़ गई है? वनों के विनाश के कारण। इसके अतिरिक्त देखें तो हम जो जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम भी आ गया, लकड़ियां भी आ गई, ठीक, कोयला भी आ गया। अब वनों का विनाश कर रहे हैं और हमारे घरेलू कार्यों के लिए हम जीवाश्म ईंधन का क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। और आपको पता है जीवाश्म ईंधन है वो सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है। जीवाश्म ईंधन क्या करता है? सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो जीवाश्म ईंधन से बताया भी कि लगभग 290 से 330 ppm का मतलब है पर पार्ट मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन। 10 लाख में कितना भाग? 10 लाख में 290 से 330 प्रतिशत भाग है वो किसका? जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन से 290 से 330 तक का जो भाग है वो कार्बनिक गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है। किससे? जीवाश्म ईंधन से पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में से 290 से 300 उत्सर्जन में 10 लाख में कितना? 290 से 330 जो भाग है वो किसका उत्सर्जन होता है? CO2 का उत्सर्जित होता है। यानी जो हमारे CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जीवाश्म ईंधन से सर्वाधिक मात्रा में बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बढ़ाने के लिए किसका? मानव का भी विशेष रोल है। क्यों है? क्योंकि मानव अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी आपके AC और फ्रिज, इसका उपयोग करते हैं। और आपको पता है AC और फ्रिज में दोनों में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता है हम ओजोन गैस पढ़ेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन श्रेणी में क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावी गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी गैस है कि एक बार वातावरण में आ जाए
तो काफी समय तक नष्ट नहीं होती है। तो ये गैस हमारे पूरे वायुमंडल किसका अंश है? ये भी कार्बन का अंश है। तो ये भी क्या है? वायुमंडल में कार्बनिक गैस का प्रमुख तत्व है। ये कार्बनिक गैस का प्रमुख पार्ट है जो हमारे वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये जो मानव भौतिक आवश्यकताओं में जो डला हुआ है वह मानव भी इस कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में अपना रोल या अपनी भूमिका भी, जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। और वनों का विनाश भी कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। उद्योगों में वृद्धि भी कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। लेकिन ये मानव है अपने आर्थिक विकास के कारण, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के कारण ये जो इतने भी कर रहा है। अब एयर कंडीशनर और ये रेफ्रिजरेटर है, ये तो एक ऐसी अवस्था है कि मानव अगर प्रयोग भी नहीं करे तो चल सकता है। तो ये दोनों आवश्यकताएं हैं वो कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कर रही है जो हमारे लिए क्या हानिकारक है। तो विद्यार्थियों ये प्रमुख कारण है जिसके कारण आपके ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरितगृह प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हरितगृह प्रभाव है उसके लिए कौन कौन से जो आपके कारण हैं, उन कारणों से कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। हमने कारण पढ़े अभी। अब कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे किसके कारण? हरितगृह के कारण। कल भी मैंने प्रश्न है वो यही बताए थे, आज भी प्रश्न में यही बता रहा हूं। यानी आप जो प्रश्न है वो किधर अपने वीडियो से कंडक्ट करके और वीडियो के माध्यम से ही नोट्स बनाए जिससे वो टॉपिक है वो आपको एक अच्छी तरह समझ में भी आएगा और कोई प्रश्न आपके बनते हैं तो आप डाउट्स में उनको क्लियर करें। अब बात करते हैं कि जो प्रभाव है हरितगृह प्रभाव है इन कार्बनिक गैसों कारण। तो कार्बनिक गैसों कारण कौन कौन से प्रभाव पड़े? सबसे पहले बात करें कि कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में देखें तो CO2 और मेथेन, ये दो गैस ऐसी है जिनमें पिछले सालों में काफी वृद्धि हुई है, CO2 और मेथेन। अब CO2 की बात करें तो वायुमंडल में लगभग CO2 की मात्रा में 30% की वृद्धि हुई है। कितनी? CO2 की मात्रा में लगभग 30%। प्रश्न आ जाता है कि पिछले दशकों में CO2 की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो लगभग 30%। और मेथेन की मात्रा में लगभग 145% वृद्धि हुई है पिछले 100 वर्षों में। पिछले 100 वर्षों में कितनी? 145% क्या है वृद्धि हुई है किसमें? मेथेन में। और CO2 में कितनी हुई है? 30% वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि है, अब आपको पता है इतनी वृद्धि हो गई तो कार्बनिक गैसों की मात्रा बहुत बढ़ गई। ये कार्बनिक गैसें हैं इनकी मात्रा बढ़ गई तो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो वैसी क्रिया उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? भाई हरितगृह प्रभाव जैसी क्रिया उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये गैसें उत्सर्जन करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। मानव ही इन गैसों के उत्सर्जन में प्रमुख उत्तरदायी कारक माना जाता है। अब इन गैसों के उत्सर्जन से ये प्रभाव उत्पन्न हो गया। अब इस प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव पड़ा तापमान में वृद्धि हो गई। पहला प्रभाव क्या पड़ा? तापमान में वृद्धि हो गई। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व में तापमान में क्या है? वृद्धि हुई। और ये वृद्धि है वो निरंतर होती चली जा रही है। और इस वृद्धि की बात करें तो ये लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वर्ष ये वृद्धि
होती चली जा रही है। औसत रूप से देखें तो 0.5 सेंटीग्रेड ये वृद्धि होती जा रही है। ऑक्सीजन की जो कमी है, ऑक्सीजन की कमी और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण लगातार जो वृक्ष है ताप बढ़ रहा है, कमी है ऑक्सीजन की और इन गैसों की वृद्धि है। तो वृक्षों के विकास में, यानी नवीनतम हम वृक्ष लगा रहे हैं, उनके विकास में भी क्या है कि एक प्रकार की बाधा या प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि ग्रीन हाउस जो है उसके कारण क्या हो रहा है, तो वर्षा में वृद्धि हो रही है। एक प्रश्न आपके जो है, ग्रीन हाउस जो है उसकी गैसेज कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेज, अब ग्रीन हाउस गैसों में आपके CO2 आ गया, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, आपके मीथेन आ गया, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, NO2 आ गया, SO2 आ गया। ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। वर्षा में वृद्धि की बात करें तो वर्षा चक्र प्रभावित हो गया। इससे क्या हो गया? वर्षा का चक्र इससे प्रभावित हो गया। और कुछ देशों में तो क्या है, वर्षा में बहुत वृद्धि हुई और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्या है, मरुस्थलीकरण की स्थिति है वह उत्पन्न होगी। कुछ प्रदेशों में मरुस्थलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ प्रदेशों में वर्षा में वृद्धि हो गई, यानी वर्षा की अनियमितता इसके कारण उत्पन्न हुई। अगला प्रभाव जो हम देखें वो है कि समुद्र का जल स्तर वो है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि होने से जो ग्लेशियर है वो पिघली है, ग्लेशियर है वो पिघली है और ग्लेशियर के पिघलने से आपके जो जल स्रोत है उनमें वृद्धि हुई है। और एक बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी द्वीप है उनमें, द्वीपों की बात है तो अधिकांश द्वीप है वो क्या हो गए हैं, जलमग्न, और अधिकांश द्वीप है वो जलमग्न होने की संभावना है। जो ग्लेशियर जो पिघली है उसका एक उदाहरण हम देखें तो जहां से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, वो अपने क्षेत्र से, अपने मूल भाग से लगभग 23 मीटर पीछे हो गई। और इसके कारण देखो, समुद्र तो जल के स्तर में वृद्धि तो हुई है ग्लेशियर के पिघलने के कारण, और गंगोत्री के कारण और क्या प्रभाव पड़ा है, जो यहाँ का जो जैव विविधता का प्रतिरूप था, जैव विविधता का जो प्रतिरूप था उसमें देखिए 80% वो प्रतिरूप क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। कितना? लगभग 80% जैव विविधता का प्रतिरूप प्रभावित हुआ है। किसके कारण? आपके गंगोत्री ग्लेशियर जो है पिघली है उसके कारण। और प्रतिवर्ष देखें तो ये 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से क्या है, पिघल रही है। 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से क्या है, वो पिघल रही है। इसके बाद हम देखें वनस्पति जो क्षेत्र है उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। कैसे? कि जो वनस्पति क्षेत्र वास्तव में घास के मैदान थे, उन घास के मैदानों में जैसे ताप वृद्धि हुई तो इन घास के मैदानी क्षेत्रों में भी बदलाव आया। अफ्रीका के कुछ बहुत भाग थे जहां आज मरुस्थल हो गया और मरुस्थलीकरण का प्रतिरूप लगातार है वो आपको दिखाई दे रहा है। यानी मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थलों का प्रसार।
तो मरुस्थलों का प्रसार हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तापमान इतना बढ़ गया जिसके कारण हमारे जो वृक्ष है या हमारी जो वनस्पति है उनके विकास के लिए एक नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यही वनस्पति क्षेत्र में परिवर्तन का कारण है। अब इसके अलावा देखें तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां इसके कारण फैली है। अब आप कहोगे सर बीमारियां कैसे फैल गई? तो बीमारियों का प्रसार जैसे आपके ताप बढ़ा तो ताप बढ़ने से बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो ताप वृद्धि के कारण क्या है वो इस वातावरण में रह पाए और उन कीटों के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। तो ये मलेरिया है, जैसे ताप वृद्धि हुई तो सर्दियों के अंदर देखें तो ताप वृद्धि से क्या है ये फैला। और हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्षों में मलेरिया जो है उसके अंदर देखें तो लगभग 40 से 60% रोगियों की क्या है वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि तापमान कितना 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। तो इसके कारण इस मलेरिया के जो मच्छर है उसके लिए अनुकूलता और इसके आधार पे इन रोगियों में क्या है 40 से 60% का क्या है इजाफा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग भी इसको कहते हैं, यानी भूमंडलीय उष्णन भी कहते हैं हरितगृह प्रभाव को। कभी प्रश्न आ जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो वह भी क्या है हरितगृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यही है। तो इस कारण बीमारी को क्या हुआ प्रसार हुआ है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जैव विविधता जो है वो भी क्या है इसके कारण प्रभावित हुई है। क्या? जैव विविधता भी प्रभावित हुई है। जैव विविधता जानते हो? जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में जो जीव है उनकी अनेक प्रजातियों का पाया जाना। अब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हुई तो विश्व में लगभग 80% जैव विविधता क्षेत्र क्या हुए प्रभावित हुए। कितने प्रतिशत? लगभग 80% जैव विविधता क्षेत्र क्या हुए प्रभावित हुए हैं। और भारत समेत 6 और देश इस जैव विविधता के प्रभाव के कारण गिने जा रहे हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। भारत समेत कितने? 6, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये देश है। ये जैव विविधता के संकट से वर्तमान में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें देखें तो लगभग 2 अरब जनसंख्या इसकी चपेट में आ गई है। किसकी में? ग्लोबल वार्मिंग की में। अब बात करें इसी में कि विश्व के बड़े जो तापमान वृद्धि वाले देश है उनमें भारत 9 देशों में भारत का भी क्या है नाम चिन्हित है। और भारत, चीन, यहाँ पे हम भारत और चीन की बात करें तो गेहूं का जो उत्पादन है वो भी क्या है प्रभावित हुआ है। किससे? इस ग्लोबल वार्मिंग से। कैसे हुआ है? तो गेहूं की फसल को है वो कम तापमान की आवश्यकता है, सर्दी की आवश्यकता है, उसी समय तापमान बढ़ रहा है तो उसके कारण गेहूं के उत्पादन में और गेहूं की गुणवत्ता
दोनों में क्या है, परिवर्तन देखने को मिला है और गेहूं का उत्पादन पूर्ण रूप से दोनों ही देशों में क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ हम बात करें कि हमारे जो भारत में तटवर्ती प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, जो तटवर्ती क्षेत्र है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो ये तटवर्ती प्रदेश है, जैसे आपके जितने भी तटीय क्षेत्र है, गुजरात से लेके और पश्चिम बंगाल तक, इन तटीय प्रदेशों के जो द्वीप है और वो तटीय प्रदेश है, उनके जलमग्न यानी उनके जलमग्नता की संभावना भी पाई जाती है। इसमें देखें तो लगभग आपके भारत में 71 लाख लोग हैं, वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और बांग्लादेश में लगभग 17% जो जनसंख्या है वो इसके 71 लाख तो अपने, और बांग्लादेश में कितनी, लगभग 17% जनसंख्या क्या है, इससे प्रभावित होगी। तो ये ग्लेशियर का पिघलना जो है पूरे विश्व में हानिकारक है। भारत और चीन है उसमें गेहूं की फसल या अन्य फसलें सभी प्रभावित हुई है उन्हें तो, और भारत है वो 9 देशों की सूची में गिना गया है तापमान वृद्धि में, जैव विविधता प्रभावित हुई है। साथ ही साथ जो चीन है ये पॉल्यूशन करने में नंबर 1 आता है, और भारत का नंबर कौन सा आता है, 4 आता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हरित गृह प्रभाव, इसके कारण और प्रभावों को पढ़ा। जो प्रश्न मैंने बता दिए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके उपाय और आपके ओजोन प्रसरण वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।